नमस्कार, आदाब, सुप्रभात एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी बच्चों का स्टडी विद नितेश के साथ। आज हम लोग शुरू करेंगे पदार्थ केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, जिसे मैटर कहते हैं इंग्लिश में। पदार्थ वह हर चीज़ जो स्थान घेरे, रुकावट डाले तथा जिसमें कुछ द्रव्यमान हो उसे पदार्थ कहते हैं। बहुत ही सिंपल है। वह हर चीज़ जो स्थान घेरे, रुकावट डाले तथा जिसमें कुछ द्रव्यमान हो उसे पदार्थ कहते हैं। जैसे लकड़ी, लोहा, हवा, तांबा इत्यादि। पेन, ये जो हमारे हाथ में पेन देख रहे हैं ये भी एक पदार्थ है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ में होने वाले परिवर्तन के बारे में। पदार्थ में दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं। एक भौतिक परिवर्तन यानी फिजिकल चेंजेस, दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन यानी केमिकल चेंजेस। तो भौतिक परिवर्तन फिजिकल चेंजेस के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। ऐसा परिवर्तन जिसके फलस्वरूप पदार्थ के सिर्फ भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। ध्यान देंगे, ऐसा परिवर्तन जिसके फलस्वरूप पदार्थ के सिर्फ भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है और कोई नया पदार्थ नहीं बनता है तथा पदार्थ पुनः अपनी पूर्वावस्था को प्राप्त कर सकता है, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। उदाहरण से क्लियर हो जाएगा, जैसे पानी का बर्फ बनना या पानी का वाष्पीकरण। जब हम पानी को बर्फ बनाते हैं तो बर्फ से उसे वापस पानी बना सकते हैं। या जैसे पानी का वाष्पीकरण यानी जब हम घर में जैसे पानी को गर्म करते हैं तो ऊपर केतली में वो वाष्प होकर के ऊपर उड़ता है, तो ऊपर में जाकर के अटक जाता है, वापस वो फिर से पानी बन जाता है। तो भौतिक परिवर्तन में हम उस पदार्थ को फिर से उसे पूर्वावस्था में ला सकते हैं, उसे ही भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट है। भौतिक रूप से परिवर्तित पदार्थ की साधारण भौतिक विधियों द्वारा पुनः मूल पदार्थ को प्राप्त किया जा सकता है। इसको याद रखेंगे तो अगर ये भूल भी गए तो अगर हमको ये याद रहा तो हम आसानी से इसको समझ पाएंगे। दूसरा है रासायनिक परिवर्तन यानी केमिकल चेंजेस। ऐसा परिवर्तन जिसके फलस्वरूप पदार्थ के भौतिक और रासायनिक गुणों में अस्थायी परिवर्तन होते हैं। अस्थायी परिवर्तन से यह तात्पर्य है कि हम उसे पुनः उसके मूल अवस्था में उसको वापस नहीं ला सकते हैं। ठीक है। एक बार फिर से हम लोग इसको पढ़ेंगे। रासायनिक परिवर्तन केमिकल चेंजेस, ऐसा परिवर्तन जिसके फलस्वरूप पदार्थ के भौतिक और रासायनिक गुणों में अस्थायी परिवर्तन होते हैं। जैसे दूध से दही का बनना, यानी अब जब दूध से दही बन जाएगा तो वापस हम दही से दूध नहीं बना सकते हैं। जैसे किरासन तेल का जलना, किरासन तेल अगर जल जाएगा तो वापस हम उस किरासन तेल को वापस नहीं ला सकते हैं। इस नोट्स को देखेंगे। रासायनिक रूप से परिवर्तित पदार्थ से मूल पदार्थ को साधारण भौतिक विधियों से फिर से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। रासायनिक रूप से परिवर्तित पदार्थ से मूल पदार्थ को साधारण भौतिक विधियों से फिर से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है। उसके बाद आगे का टॉपिक है डाल्टन का परमाणुवाद, जिसे हम परमाणु सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। डाल्टन का परमाणुवाद, जिसे हम परमाणु सिद्धांत से जानते हैं, परमाणु सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। इंग्लिश में से डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कहते हैं। तो ये जो डाल्टन साहब हैं वो अपना थ्योरी जो दिए हैं उसमें क्या कहते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। एक नंबर में है सभी तत्व अत्यंत सूक्ष्म यानी छोटे छोटे कणों से बने होते हैं। दूसरा है परमाणु अविभाज्य तथा नित्य होते हैं, अर्थात इनका ना तो विनाश होता है और ना ही इसका निर्माण होता है। एक बार फिर से इसको देखेंगे। परमाणु अविभाज्य तथा नित्य होते हैं, अर्थात इनका ना तो विनाश होता है और ना ही निर्माण होता है। ये केवल रूप परिवर्तित होता है इसका। 3 नंबर में है किसी एक तत्व के सभी परमाणु हर तरह यानी आकार, भार
आदि से ये सभी समान होते हैं, एक समान होते हैं। किसी तत्व के सभी परमाणु, किसी एक तत्व के सभी परमाणु हर तरह यानी आकार, भार आदि से समान होते हैं। चौथा है भिन्न तत्व के परमाणु भिन्न भिन्न भार वाले तथा भिन्न भिन्न गुण वाले होते हैं। एकदम सही बात है। जब भिन्न भिन्न तत्व के अलग अलग तत्व के परमाणु अलग अलग भार वाले तथा अलग अलग गुण वाले होंगे। तो पांचवा कहता है दो या दो से अधिक तत्व परमाणु भार के विचार से सरल अनुपात में संयोग कर यौगिक का निर्माण करते हैं। इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे नंबर 5 को। दो या दो से अधिक तत्व परमाणु भार के विचार से सरल अनुपात में संयोग कर यौगिक का निर्माण करते हैं। यौगिक ये नया शब्द आया है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो छठा नंबर में है यौगिक के सूक्ष्मतम यानी सबसे छोटे कण को यौगिक परमाणु कहते हैं। ये याद रखेंगे। यौगिक के सूक्ष्मतम कण यानी सबसे छोटे कण को क्या कहते हैं? यौगिक परमाणु कहते हैं। और ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार किसी यौगिक के सूक्ष्मतम कण को यौगिक परमाणु कहते हैं, जो कि हम 6 नंबर में पढ़े। तो आगे कहता है परंतु आधुनिक सिद्धांत से यौगिक के सूक्ष्मतम कण को अणु कहते हैं। इसमें कन्फ्यूज नहीं होंगे। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार किसी यौगिक के सूक्ष्मतम कण को यौगिक परमाणु कहते हैं, परंतु आधुनिक सिद्धांत से यौगिक के सूक्ष्मतम कण को अणु कहते हैं। आगे हम लोग चलेंगे। आगे हम लोग परमाणु के बारे में पढ़ेंगे, जिसे इंग्लिश में एटम कहते हैं। परमाणु किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है और जिसमें तत्व के सभी गुण उपस्थित रहते हैं परमाणु कहलाते हैं। ये यहाँ पे क्रॉस किया हुआ यानी काटा हुआ है, मिस राइटिंग हो गया था, लिखने में गड़बड़ हो गई थी। तो एक बार फिर से हम लोग इसको पढ़ेंगे। परमाणु जिसे इंग्लिश में एटम कहेंगे, एटम कहते हैं किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है और जिसमें तत्व के सभी गुण उपस्थित रहते हैं परमाणु कहलाते हैं। परमाणु के बारे में ये सभी याद रखेंगे। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में रह भी सकता है और नहीं भी। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में रह भी सकता है और नहीं भी। आगे है परमाणु मूलतः 3 प्रकार के कणों से बना होता है। ये याद रखेंगे, ये पूछा जाता है कि परमाणु मूलतः 3 प्रकार के कणों से बने होते हैं। वो 3 कण कौन कौन से हैं? परमाणु के 3 मौलिक कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। हम इस तीनों के बारे में आगे डिटेल से पढ़ेंगे। अगला है अणु, जिसे इंग्लिश में मॉलिक्यूल बोलेंगे। अणु मॉलिक्यूल किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकता है और जिसमें पदार्थ के सभी गुण उपस्थित रहते हैं, उसे अणु कहते हैं। डिफिनेशन को बिल्कुल याद रखेंगे। अणु का किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकता और जिसमें पदार्थ के सभी गुण उपस्थित रहते हैं, उसे अणु कहते हैं। अणु परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। अनुज है, अणु परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। अणु के प्रकार, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल। अणु 2 प्रकार के होते हैं। एक है तात्विक अणु या तत्व के अणु। इसे एक नंबर तात्विक अणु या तत्व के अणु, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने अणु को तात्विक अणु या तत्व के अणु कहते हैं। इसको ध्यान रखेंगे। तात्विक अणु या तत्व के अणु किसे कहेंगे? एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने मिलकर एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने अणु को तात्विक अणु या तत्व के अणु कहते हैं। जैसे नाइट्रोजन के अणु N2, ये इसमें 2 नाइट्रोजन के अणु मिलकर बने हैं। उसी प्रकार ऑक्सीजन के अणु, ये एक ही प्रकार के अणु से मिलकर के बने हैं, ऑक्सीजन। तो आगे हम लोग देखेंगे अणु के दूसरा प्रकार, जिसे हम यौगिक के अणु कहते हैं, यानी मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड।
दूसरा है यौगिक के अणु, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने अणु को यौगिक का अणु कहते हैं। इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे। यौगिक के अणु, दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने अणु को यौगिक का अणु कहते हैं। जैसे जल का अणु H2O, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ये दो अलग अलग यौगिक के अणु से मिलकर बने होते हैं, जिसे यौगिक के अणु कहते हैं, यानी मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। आगे है परमाणुकता। किसी तत्व या यौगिक के एक अणु में उपस्थित परमाणु की संख्या को उसकी परमाणुकता कहते हैं। परमाणुकता एक सिंबल है। किसी तत्व या यौगिक के एक अणु में उपस्थित परमाणु की संख्या को उसकी परमाणुकता कहते हैं। जैसे नाइट्रोजन की परमाणुकता 2, ऑक्सीजन की परमाणुकता 2, जैसे HNO3 की परमाणुकता 5। आगे हम लोग ध्यान देंगे पदार्थ का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। आगे है पदार्थ का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण 3 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? 3 प्रकार से। ठोस, द्रव, गैस, यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब हम लोग ठोस के बारे में पढ़ेंगे, जिसे इंग्लिश में सॉलिड कहते हैं। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसके आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं, उसे ठोस कहते हैं। ठोस किसे कहेंगे? पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसके आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं, उसे ठोस कहते हैं। ये एकदम इम्पोर्टेंट है। पदार्थ की ठोस अवस्था में उसके अणुओं के बीच का आंतराणविक बल अधिक मजबूत होता है, या ऐसे बोले सबसे अधिक मजबूत होता है आंतराणविक बल। किसमें? ठोस में। दूसरा है द्रव, लिक्विड। पदार्थ का वह अवस्था जिसमें उसका आयतन तो निश्चित होता है, लेकिन उसका आकार जो है अनिश्चित होता है, यानी आकार लिक्विड जिस भी बर्तन में रखेंगे वो उसी का आकार ले लेता है, तो उसका आकार अनिश्चित होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है, उसे द्रव कहते हैं। द्रव अवस्था में अणुओं के बीच का आंतराणविक बल ठोस के मुकाबले, यानी ठोस के अणुओं के बीच का आकर्षण बल से क्या होता है? कमजोर होगा, उससे थोड़ा कमजोर होगा। किससे? ठोस से। द्रव का आंतराणविक बल क्या होता है? कमजोर होता है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे गैस के बारे में। गैस, जिसे इंग्लिश में भी गैस ही कहते हैं। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है। जैसे हम लोग LPG गैस को देखते हैं, उसको जिस भी बर्तन में भरा जाए वो उसी के आकार और आयतन में फिट बैठ जाते हैं। ये इम्पोर्टेंट है। गैस के अणुओं के बीच आकर्षण बल सबसे कम होता है या सबसे कमजोर होता है। आगे है अवस्था परिवर्तन, चेंज ऑफ स्टेट। अधिकांश पदार्थों को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदला जा सकता है। जैसे ठोस को जब हम गर्म करेंगे तो वह द्रव बनेगा। जब हम ठोस को गर्म करते हैं तो उसे गलन कहते हैं, जिसे इंग्लिश में मेल्टिंग बोलते हैं। द्रव को जब गर्म करेंगे तो वो गैस बनेगा, और जब हम किसी द्रव को गर्म करते हैं तो उसे क्वथन बोलते हैं, इंग्लिश में बॉइलिंग कहते हैं। इसको समझेंगे। जब गैस को हम ठंडा करते हैं तो वह वापस द्रव में बदल जाता है। इस विधि को हम संघनन कहते हैं, और इंग्लिश में कंडेंसेशन। और जब हम द्रव को ठंडा करते हैं और ठोस में बदलने के लिए, उस विधि को हम जमना कहते हैं, जिसे इंग्लिश में फ्रीजिंग कहते हैं। इसके बारे में हम इन सभी को मेल्टिंग, बॉइलिंग, फ्रीजिंग, कंडेंसेशन, इस सभी के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्वथन के बारे में, जिसे इंग्लिश में कहते हैं बॉइलिंग। किसी द्रव को गर्म करने पर एक निश्चित ताप पर उसके संपूर्ण हिस्से से उसकी गैसीय अवस्था में बदलने की क्रिया को क्वथन या उबालना कहते हैं। एक बार फिर से हम लोग इसके डिफिनेशन को देखेंगे। क्वथन किसको कहेंगे? किसी द्रव को गर्म करने पर एक निश्चित ताप पर उसके संपूर्ण हिस्से से उसकी गैसीय अवस्था में बदलने की क्रिया को क्वथन या उबालना कहते हैं। आगे है गलन, जिसे इंग्लिश में मेल्टिंग बोलेंगे।
किसी पदार्थ की ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलने की क्रिया को गलन या द्रवण या पिघलना कहते हैं। इस तीनों में से जो भी रहे, अगर कहीं पे गलन लिखा हुआ है या द्रवण लिखा हुआ है या पिघलना लिखा हुआ है, उसका एक ही मतलब होता है, जिसे इंग्लिश में मेल्टिंग बोलेंगे। आगे है हिमीकरण, यानी जिसको इंग्लिश में फ्रीजिंग बोलेंगे। किसी पदार्थ की द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में बदलने की क्रिया को हिमीकरण या जमना कहते हैं। किसी पदार्थ की द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में बदलने की क्रिया को क्या कहेंगे? हिमीकरण या जमना कहते हैं, जिसे इंग्लिश में फ्रीजिंग बोलेंगे। आगे हम लोग चलते हैं, संघनन, कंडेंसेशन। किसी पदार्थ के वाष्पीय अवस्था से द्रव अवस्था में बदलने की क्रिया को क्या कहेंगे? संघनन कहेंगे, कंडेंसेशन। ये याद रखेंगे, किसी पदार्थ के वाष्पीय अवस्था से द्रव अवस्था में बदलने की क्रिया को संघनन कहते हैं। वाष्पीकरण, एवोपरेशन। किसी द्रव को ऊपरी सतह से द्रव के धीरे धीरे वाष्प बनकर उड़ने की क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। यह सभी ताप पे होता है। ये याद रखेंगे, वाष्पीकरण सभी ताप पे होता है। जैसे हम लोग बारिश देखते हैं, वो समुद्र का पानी जब गर्मी से, सूर्य की गर्मी से वाष्पीकृत होकर के वापस वो वायुमंडल में जाते हैं, फिर वह बारिश बादल बनते हैं, उसके बाद वर्षा होती है, तो वाष्पीकरण उसी को कहेंगे। तो ये सभी ताप पर होता है, ठीक है। आगे है क्वथनांक। क्वथनांक जिसको इंग्लिश में बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में बदलता है, उस ताप को उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं। इसको याद रखेंगे, जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ या द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में बदलता है, उस ताप को उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं। जैसे सामान्य ताप एवं दाब पर शुद्ध जल का क्वथनांक कितना डिग्री सेल्सियस होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। इसको याद रखेंगे, सामान्य ताप एवं दाब पर शुद्ध जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। आगे है गलनांक या द्रवनांक, मेल्टिंग पॉइंट, जिसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मेल्टिंग पॉइंट। जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलता है, तो उस ताप को उस ठोस का गलनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं। जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलता है, तो उस ताप को उस ठोस का गलनांक कहते हैं। अगला है हिमांक, फ्रीजिंग पॉइंट। जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में बदलता है, उस ताप को हिमांक कहते हैं। हिमांक, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट। जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में बदलता है, उस ताप को हिमांक कहते हैं। तो आज हम लोग पढ़े, आज का चैप्टर, पहला चैप्टर था केमिस्ट्री का, वो था पदार्थ, जिसे हम लोग एक बार फिर से फास्ट एंड फॉरवर्ड तरीके से रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहला है पदार्थ। वह हर चीज़ जो स्थान घेरे, रुकावट डाले तथा जिसमें कुछ द्रव्यमान हो, उसे पदार्थ कहते हैं। जैसे लकड़ी, लोहा, हवा, तांबा इत्यादि। पदार्थ में होने वाले परिवर्तन। पदार्थ में 2 प्रकार के परिवर्तन होते हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। यानी जिसको भौतिक परिवर्तन, जिसको इंग्लिश में फिजिकल चेंजेस बोलते हैं, ऐसा परिवर्तन जिसके फलस्वरूप पदार्थ के सिर्फ भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है और कोई नया पदार्थ नहीं बनता है तथा पदार्थ पुनः अपनी पूर्वावस्था को प्राप्त कर सकता है, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे पानी का बर्फ बनना, पानी का वाष्पीकरण। आगे भौतिक रूप से परिवर्तित पदार्थ से साधारण भौतिक विधियों द्वारा पुनः मूल पदार्थ को प्राप्त किया जा सकता है। आगे है रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंजेस। ऐसा परिवर्तन जिसके फलस्वरूप पदार्थ के भौतिक और रासायनिक गुणों में अस्थायी परिवर्तन होते हैं। जैसे दूध से दही का बनना, किरासन तेल का जलना। रासायनिक रूप से परिवर्तित पदार्थ से मूल पदार्थ को साधारण भौतिक विधियों से फिर से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। आगे है डाल्टन का परमाणुवाद, जिसको हम परमाणु सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। इंग्लिश में बोलेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी।
नंबर 1 क्या कहता है, सभी तत्व अत्यंत सूक्ष्म छोटे छोटे कणों से बने होते हैं। सभी तत्व अत्यंत सूक्ष्म छोटे छोटे कणों से बने होते हैं। नंबर 2, परमाणु अविभाज्य तथा नित्य होते हैं, अर्थात इनका ना तो विनाश होता है और ना ही निर्माण होता है। नंबर 3, किसी एक तत्व के सभी परमाणु हर तरह आकार, भार आदि से समान होते हैं। नंबर 4, भिन्न भिन्न तत्व के परमाणु भिन्न भिन्न भार वाले तथा भिन्न भिन्न गुण वाले होते हैं। नंबर 5, 2 या 2 से अधिक तत्व परमाणु भार के विचार से सरल अनुपात में संयोग कर यौगिक का निर्माण करते हैं। नंबर 6, यौगिक के सूक्ष्मतम यानी सबसे छोटे कण को यौगिक परमाणु कहते हैं। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार किसी यौगिक के सूक्ष्मतम कण को यौगिक परमाणु कहते हैं, परंतु आधुनिक सिद्धांत से यौगिक के सूक्ष्मतम कण को अणु कहते हैं। आगे हम लोग पढ़े थे परमाणु के बारे में, जिसे इंग्लिश में एटम कहते हैं। किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है और जिसमें तत्व के सभी गुण उपस्थित रहते हैं, उसे परमाणु कहते हैं या परमाणु कहलाते हैं। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में रह भी सकता है और नहीं भी। परमाणु मूलतः 3 प्रकार के कणों से बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अणु, मॉलिक्यूल, किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकता और जिसमें पदार्थ के सभी गुण उपस्थित रहते हैं, उसे अणु कहते हैं। अणु परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। अणु के प्रकार, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल 2 प्रकार के होते हैं, तात्विक अणु और यौगिक के अणु, जिसे हम लोग पढ़े थे अभी थोड़ी देर पहले। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने अणु को तात्विक अणु या तत्व के अणु कहते हैं, जैसे नाइट्रोजन के अणु या नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का अणु। ये सभी एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बने होते हैं, जिसे तात्विक अणु या तत्व के अणु कहते हैं। आगे है यौगिक के अणु, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। 2 या 2 से अधिक प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने अणु को यौगिक का अणु कहते हैं, जैसे जल का अणु H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 अलग अलग परमाणुओं से मिलकर बने हैं, इसीलिए इसे यौगिक के अणु कहते हैं। परमाणुकता, किसी तत्व या यौगिक के एक अणु में उपस्थित परमाणु की संख्या को उसकी परमाणुकता कहते हैं। नाइट्रोजन में परमाणु की संख्या 2 होगा, ऑक्सीजन में भी 2 है, HNO3 की परमाणुकता 5 है। उसके आगे है पदार्थ का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण 3 प्रकार से होता है, ठोस, द्रव, गैस। ठोस यानी सॉलिड, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसके आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं, उसे ठोस कहते हैं। पदार्थ की ठोस अवस्था में उसके अणुओं के बीच आंतराणविक बल अधिक मजबूत होता है। द्रव, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन उसका आकार अनिश्चित होता है, उसे द्रव कहते हैं। द्रव अवस्था में अणुओं के बीच का आंतराणविक बल ठोस के अणुओं के बीच के आकर्षण बल से कमजोर होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे गैस के बारे में। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है, उसे गैस कहेंगे। गैस के अणुओं के बीच आकर्षण बल सबसे कम होता है यानी सबसे कमजोर होता है। उसके आगे है अवस्था परिवर्तन, चेंज ऑफ स्टेट। अधिकांश पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदला जा सकता है, जैसे ठोस को जब हम गर्म करेंगे तो वह द्रव में बदलेगा और उसको जब गर्म करते हैं उस विधि को बोलते हैं गलन यानी मेल्टिंग। द्रव को हम गर्म करेंगे तो वह गैस में परिवर्तित हो जाएगा और उस विधि को क्वथन बोलेंगे, जिससे हम इंग्लिश में बोलते हैं बॉइलिंग। और गैस को ठंडा करने पर वह वापस द्रव में बदल जाता है और इस विधि को कहते हैं संघनन, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे कंडेंसेशन। और जब द्रव को ठंडा करेंगे तो वह जब द्रव को ठंडा करेंगे तो वह ठोस में बदल जाएगा और इस विधि को कहते हैं जमना, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे फ्रीजिंग। आगे हम लोग इसको पूरे डिटेल्स में पढ़ेंगे। क्वथन, किसी द्रव को गर्म करने पर एक निश्चित ताप पर उसके संपूर्ण हिस्से से उसकी गैसीय अवस्था में बदलने की क्रिया को क्वथन या उबालना कहते हैं। गलन, किसी पदार्थ की ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलने की क्रिया को गलन या द्रवण या पिघलना कहते हैं। आगे है हिमीकरण, जिसे इंग्लिश में फ्रीजिंग बोलेंगे। किसी पदार्थ की द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में बदलने की क्रिया को हिमीकरण या जमना कहते हैं।
आगे है संघनन, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे कंडेंसेशन। किसी पदार्थ के वाष्पीय अवस्था से द्रव अवस्था में बदलने की क्रिया को संघनन कहते हैं। वाष्पीकरण एवोपरेशन, किसी तत्व की ऊपरी सतह से द्रव के धीरे धीरे वाष्प बनकर उड़ने की क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। यह सभी ताप पर होता है। आगे है क्वथनांक, जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में बदलता है उस ताप को उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं। जैसे सामान्य ताप एवं दाब पर शुद्ध जल का क्वथनांक 100 डिग्री या 100 डिग्री सेल्सियस होता है। गलनांक या द्रवनांक मेल्टिंग पॉइंट, जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलता है तो उस ताप को उस ठोस का गलनांक कहते हैं। हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट, जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में बदलता है उस ताप को हिमांक कहते हैं। तो आज का यह चैप्टर पूरा हुआ, तो आप लोग नोट बनाएं इसी प्रकार से और रिवीजन करते रहें। धन्यवाद। और लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को।